हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम फॉरेस्ट रेंजर की सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे पॉलीमराइजेशन मेथड्स को। इसके पहले हमने पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स को कंप्लीट कर लिया था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलीमराइजेशन मेथड्स जो होती है वो दो टाइप्स को हमने उसको दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहली मेथड है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरी है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये दो टाइप की टेक्निक्स होती है। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें इस टेक्निक में वन टाइप का ही मोनोमर यूज होता है। वन टाइप ऑफ मोनोमर यूज्ड। इस एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, नो बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नो बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इस पॉलीमराइजेशन टेक्निक में कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता। इस पॉलीमराइजेशन टेक्निक में मोनोमर जनरली अनसैचुरेटेड होता है। मोनोमर जनरली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा मोनोमर में। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए कि एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल क्या है। तो पॉलीथीन का बनना, पॉलीथीन किससे बनती है? इथीन से। इथीन का स्ट्रक्चर क्या है? ये रहा, ये इथीन से बनेगी पॉलीथीन। ठीक, तो यहाँ पे मोनोमर में डबल बॉन्ड है, इसलिए मैंने कहा कि मोनोमर जनरली अनसैचुरेटेड होता है। बाय प्रोडक्ट कुछ बन रहा है, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट बन रहा है? नहीं बन रहा है। और एक ही तरह का मोनोमर, एक ही मोनोमर है हमारे पास। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। ये है इथीन और ये है पॉलीथीन। पॉलीथीन, ठीक। उसी तरह से टेफ्लॉन का बनना, उसी तरह से पॉलीविनाइल क्लोराइड का बनना ही एडिशन पॉलीमराइजेशन का ही एग्जाम्पल है। आ जाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूज्ड। डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर यूज करते हैं। बाय प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक, बाय प्रोडक्ट जनरली क्या हो सकते हैं? H2O, अमोनिया एक्सेट्रा, ये जनरली बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं। और मोनोमर जनरली सैचुरेटेड भी होता है या अनसैचुरेटेड भी होता है। मोनोमर जनरली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हो सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर अलग अलग तरह के मोनोमर यूज होते हैं। बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जनरली H2O NH3 बाहर निकल सकता है। और मोनोमर सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं और डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है जनरली नायलॉन 6,6।
इसका जो एग्जाम्पल है वो है नायलॉन 66। ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये नायलॉन 66 कैसे बनता है मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, देखिए नायलॉन 66 का बनाने के लिए जो मोनोमर यूज होता है वो है हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। हेक्सामिथाइलिन डायअमीन प्लस एडिपिक एसिड का यूज किया जाता है। एडिपिक एसिड प्लस एडिपिक एसिड। ठीक, ये दो मोनोमर जनरली नायलॉन 66 को बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो अब बनेगा कैसे, तो देखिए NH CH2 6 टाइम्स NH C डबल बॉन्ड O CH2 टेकन 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O, इस तरह से। ठीक, हाँ, इस तरह से आपका बनेगा नायलॉन 66। नायलॉन 66 ये बन गया। और एलिमिनेट क्या हुआ, तो एलिमिनेट होता है वाटर H2O। H2O एलिमिनेट होता है। ठीक, अब ये वाटर एलिमिनेट कैसे हुआ, तो इधर देख लीजिए, मैंने COOH को कुछ इस तरह लिख दिया और NH2 को इस तरह लिख दिया, तो ये गया है वाटर, ये वाटर चला गया और बचा क्या, HCOO C2H4, बाकी पूरा वैसे की वैसे ही। इस तरह से वाटर एलिमिनेट होता है नायलॉन 66 में। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, जिसका डायरेक्ट मोनोमर पूछ लिया जाता है कि इस पॉलीमर का मोनोमर क्या होगा। तो हेडिंग मारेंगे इधर, पॉलीमर, मोनोमर और पॉलीमराइजेशन टेक्निक। ठीक है, पॉलीमर, मोनोमर, पॉलीमराइजेशन टेक्निक, इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। ओके, सबसे पहला पॉलीमर लिखेंगे आप पॉलीथीन। इसका मोनोमर है इथीन। बनता किस टेक्निक से है, एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक से ये बनता है। ये हो गया। फिर दूसरा आप लिखेंगे टेफ्लॉन। ये किससे बनता है, टेट्राफ्लोरोइथीन से। टेट्राफ्लोरोइथीन किस टेक्निक से बनता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक से। आगे
अब आप लिखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये किससे बनता है? इसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। टेक्निक क्या है इसके बनने की? एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक। ये आप नोट डाउन करिए। फिर आप लिखेंगे टेरिलीन। टेरिलीन आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका जो मोनोमर होता है वो है हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस टेरेप्थेलिक एसिड प्लस टेरेप्थेलिक एसिड। टेरेप्थेलिक एसिड ये लिखेंगे। ये बनता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। देखिए फॉरेस्ट रेंजर के कोर्स में ये 3 ही पॉलीमर दिए हैं, लेकिन कभी कभी इनके पूछने के चांसेस भी होते हैं, डायरेक्ट इनका मोनोमर पूछ लिया जाता है। तो टेरिलीन का मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और टेरेप्थेलिक एसिड। फिर है नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 अभी हमने देखा क्या था? हेक्सामिथाइलिन डायमीन। हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड। ठीक, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। अब है नायलॉन 610। नायलॉन 610 ये बनता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस सीबोइक एसिड प्लस सीबेकॉइल एसिड, सॉरी सीबेकॉइल एसिड। सीबेकॉइल एसिड इसकी स्पेलिंग जरा सही कर लीजिए, सीबाकॉइल है ये, प्लस सीबाकॉइल, सॉरी ये सीबाकॉइल एसिड है। सीबाकॉइल एसिड से बनता है नायलॉन 610 और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। सीबाकॉइल एसिड 10 कार्बन कंटेनिंग एसिड है, मतलब इस एसिड में 10 कार्बन होते हैं। 10 कार्बन एसिड, 10 कार्बन कंटेनिंग एसिड। अब ये भी बनता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, ये भी लिख दीजिए, सीबाकॉइल है ये। ओके, अब हम आगे चलेंगे। अब हम दूसरा पढ़ेंगे नायलॉन 6। नायलॉन 6, नायलॉन 6 का दूसरा नाम है परलॉन। ये बनता है कैप्रोलैक्टम से। कैप्रोलैक्टम कौन सी टेक्निक? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक से। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक से। दूसरा है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर या इसे हम कहते हैं डेक्रॉन। पॉलिस्टर या डेक्रॉन, इसका मोनोमर है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरेप्थेलिक एसिड। प्लस टेरेप्थेलिक एसिड, ये भी आप लिखेंगे। तीसरा एक और जो है बेकेलाइट। बेकेलाइट ये बनता है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, एक है लास्ट
जिसका नाम है मेलेमाइन, मेलामाइन। ठीक है, ये बनता है मेलेमाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। दो इतने पॉलीमर है जिनके आपको मोनोमर और पॉलीमराइजेशन टेक्निक याद रखनी है, खासकर बेकेलाइट का, नायलॉन 66, नायलॉन 610, नायलॉन 6, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनके तो आप याद ही रख लीजिएगा, और ये दो बेकेलाइट और मेलामाइन का भी। अब हम हेडिंग मारेंगे नेचुरल रबर। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल रबर। ठीक, नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट होती है आइसोप्रीन। नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट होती है आइसोप्रीन। ठीक, आइसोप्रीन का IUPAC नेम है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, ये इसका IUPAC नेम है। या इसी को हम दूसरा कह सकते हैं सिस 1,4-ब्यूटाडाइन, सिस 1,4-ब्यूटाडाइन या पॉली आइसोप्रीन। ब्यूटाडाइन की जगह और आप लिख सकते हैं पॉली आइसोप्रीन। ठीक, देखते हैं क्या कहा कि इसका फॉर्मूला है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। ये रहा वन, देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4, 2-मिथाइल, 2 पर मिथाइल है, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4। तो देखिए सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है तो 2-मिथाइल, 1 और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो डाइइन, और कितने कार्बन है 4, 1 2 3 4, तो 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, ये इसका मोनोमर है। अब रिएक्शन किस तरह होगी, ये मिथाइल n टाइम्स, तो देखिए पॉलीमराइजेशन किस तरह होगा, ये Mi, Mi इस तरह से, ये n टाइम्स और ये Mi। ठीक है, इस तरह से पॉलीमराइजेशन होगा। और ये जो बना है, ये बना है नेचुरल रबर, ये है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर को ही हम कहते हैं सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। ये जो मैंने ऊपर लिखा था सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन ही नेचुरल रबर का दूसरा नाम है, ये है आइसोप्रीन। ठीक है, तो रबर की मोनोमर यूनिट क्या होती है, आइसोप्रीन या 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। आगे, अब ये सिस और सिस क्या होता है और ये ट्रांस क्या होता है, ये देखेंगे।
वैसे तो हम सिस और ट्रांस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूर देखेंगे, पर लेकिन यहाँ देखिए, अगर इस तरह से कोई ग्रुप है, ठीक है, CH3 H और H, अगर ये दो सेम ग्रुप अगर एक ही साइड में आ जाए, एक ही साइड में, तो सिस कहेंगे, और अगर इस तरह से हो जाए, CH3 अपोजिट में आ जाए इस तरह से ग्रुप, तो इसे हम कहेंगे ट्रांस। ये ट्रांस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि सिस को क्या कहते हैं, अगर दो ग्रुप सेम साइड आए तो सिस, या अपोजिट साइड आए तो ट्रांस, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए, नेचुरल रबर दो टाइप्स के होते हैं जनरली। अभी हमने देखा था सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है, ये होता है एक। पर एक ट्रांस वाला भी होता है जिसे हम कहते हैं गुट्टा पर्चा। ट्रांस रबर को हम कहते हैं गुट्टा पर्चा रबर। गुट्टा का मतलब होता है गम, और पर्चा का मतलब होता है प्लांट। मतलब गम वाले जो प्लांट होते हैं उससे जो रबर निकला उसे हम कहते हैं गुट्टा पर्चा। ये वाला जो रबर होता है ज़्यादा ब्रिटल, ज़्यादा हार्ड होता है सिस वाले से, ये भी आप लिख लीजिए, गुट्टा पर्चा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने पॉलीमर की सीरीज में कंप्लीट कर लिया पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स को, एज वेल एज नेचुरल रबर के बारे में। कल हम चलेंगे वल्केनाइजेशन ऑफ रबर को पढ़ेंगे और सिंथेटिक रबर्स को पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।